हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। और इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में मैं दो चीजें देखूंगा। एक तो मैं देखूंगा बेटा SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, और दूसरा मैं देखूंगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इन दो चीजों को देखने के से पहले, जो कि मैं हर क्लास में करता हूं बेटा, एक क्विक रिवीजन करेंगे। और क्विक रिवीजन में जो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ रखा होता है उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। अब हमने बताइए लास्ट क्लास में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी। एक तो मैंने बताया था बेटा आपका लिम्फॉइड ऑर्गन्स, और दूसरा मैंने बताया था एलर्जी, और बहुत छोटा सा मैंने एलर्जी को भी डिस्कस किया था। फिर अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो मुझे बताइए कि व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो जैसे कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मेंशन ना करूं प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन को, सिर्फ मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज लिम्फॉइड ऑर्गन्स, तो आप मुझे बताएंगे कि ऑर्गन्स वेयर वेयर टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स, क्या उनका क्या होगा बेटा? पहला था ओरिजिन होगा, दूसरा मैचुरेशन, एंड थर्ड प्रोलिफरेशन। ये तीनों चीजों को मैंने बार बार इतनी बार बताया था कि मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। लेकिन अगर मैं मेंशन करूं कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? या तो ओरिजिन होंगी या मैचुरेशन हो सकता है या उनका दोनों हो सकता है। कई बच्चों ने मुझे क्वेश्चन करके पूछा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोसेसिंग। जैसे कि अगर मैं टी लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करूं, जैसे कि मैं एक इम्यून सिस्टम की अगर खूबी के बारे में बात करूं, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे इम्यून सिस्टम में ये एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन को पहचान सकता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूं। ठीक, अब होता क्या है कि ये जो प्रोसेसिंग के समय, मतलब मैचुरेशन का मतलब इन सेल्स में क्या होता है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कि इनको हम लिम्फॉइड ऑर्गन में, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, यहां पर सेल्फ एंटीजन से इंटरैक्ट कराया जाता है। मैंने क्या बोला? कि इनको सेल्फ एंटीजन से इंटरैक्ट कराया जाता है कि भैया ये तुम पहचान लो, ये हमारी बॉडी का एंटीजन है, इसके खिलाफ तुमको काम नहीं करना है। जस्ट लाइक कि भैया आपके घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं, तो आपके मम्मी पापा उन मेहमानों से मिलाएंगे कि भैया देख लो ये हमारे मेहमान हैं, ये ताऊ हैं, ये ताए, मतलब जो भी है, मामा है, मामी है, ठीक है, फूफा हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो भी हैं आपके, इनको पहचान लो और इनको इनको प्यार देना है। वो बात अलग है कि हम लोग प्यार नहीं नफरत करते हैं उनसे, वो बात की बात है। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अगर उनके लिए उनको पहचान लेंगे तो हम ये जान जाएंगे कि वो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं और उनको उनको भला बुरा नहीं कहना है। ठीक है, चलिए। तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे कि आप लोग भी मनी मन उनके लिए कितना खार रखते हैं। खैर एनीवे, जोक्स अपार्ट, अगर मैं बात करूं तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, ध्यान से सुनना बेटा, हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर ये खूबी होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन को पहचान सकता है। लेकिन 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 और ये जो मुलाकात का जो जरिया होता है, ये एक्चुअली होता है मैचुरेशन फेज में। ठीक है, आगे बात समझ में? तो मैचुरेशन का मतलब सीधा साधा आप ये समझ सकते हो। ठीक है, चलिए। तो यहां से हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है बेटा कि जो आपका लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एंटीजन से इंटरेक्ट करेंगी और क्या बनाएंगी बेटा? आपका वहां पे उनका प्रोलिफरेशन होगा। तो ये बहुत इजी चीजें, मैं बहुत बार इस चीजों को डिस्कस कर चुका हूं, मुझे लगता है अब तक आपको कोई डाउट्स नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, फिर मैंने डिस्कस किया था बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट एलर्जी डिस्कस किया था। अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने एलर्जी डिस्कस किया था, और एलर्जी में मैंने आपको बताया था बेटा, ध्यान से सुनना, कि इट इज एक्सेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट सर्टेन एलर्जेंस। अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, और एलर्जन के बारे में मैंने क्या बोला था कि एलर्जेंस आर द सब्सटेंसेस दैट इवोक्स एलर्जी, ऐसे पदार्थ
जो हमारे अंदर जाकर एलर्जी को उत्पन्न करें, प्रेरित करें, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एलर्जन बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिमाग में घर कर गया होगा। एलर्जन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। जो कॉमन एलर्जन मैंने आपको बताया था, जिसको मैंने बोला था कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास या पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ठीक है बच्चे। और इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एक्चुअली एलर्जन का काम करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, फूड सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था, देखो, पॉलन ग्रेन्स, फूड सब्सटेंसेस, कॉस्मेटिक्स, एनिमल डेंडर और माइट्स इन डस्ट। देयर आर मैनी 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 एलर्जेंस आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, ठीक है। चलिए, तो ये यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एलर्जी के बारे में मैंने एक बात आपको और बोली थी कि अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानना होगा तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन ऐसा किसी बच्चे ने मुझे मैसेज नहीं किया, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको उतना ही पढ़ना है, तो मैं उससे ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूं, और आप भी उतना ही याद रखिए, इससे हमारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। और यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बेटा बहुत बहुत ज्यादा होती है। चलिए, तो हम लोग अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्या? इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अब अगर मैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के बारे में बात करता हूं बेटा, तो मैंने आपको यहां पर बताया कि ये डिसऑर्डर्स क्या होंगे? दो टाइप के होंगे, सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया। तो इन दो टाइप्स को हम लोग देख सकते हैं पहले। चलिए, तो इन दो टाइप्स को हम लोग देखते हैं बेटा। पहला मैंने बोला SCID, SCID, ठीक है, CID नहीं बेटा, SCID, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बोला है बेटा? एड्स। अब देखो, मैंने इन दोनों को एक साथ इसलिए रखा क्योंकि हमें इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही डिसऑर्डर में हमारा इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो रहा है, कमजोर हो रहा है, लेकिन दोनों के कॉज अलग हैं, दोनों के कॉज अलग है। इस चीज को आप दिमाग में घर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, सिंपल सी बात बेटा, अगर मैंने यहां पर बोला SCID, ये आपका SCID हो गया, और ये आपका क्या हो गया? एड्स, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, पहला इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। इसको अगर फुल फॉर्म में बोलूं बेटा, तो इसका होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। आ गई बात समझ में बेटा? तो मैंने यहां पर क्या बोला? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो ये आपका है बेटा, आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है इन दोनों का अब आपको, अब देखिए यहां पर ये तो मैंने फुल फॉर्म बताई, अब दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको यहीं पर पता चल जाएगा। सीवियर कंबाइंड मतलब कि ये बहुत सीवियर डिजीज होती है, और ये होती है बेटा एक्चुअली हेरिडिटरी डिसऑर्डर। ये क्या है बेटा? एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, मतलब कि इसमें जेनेटिकली इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है। और जेनेटिकली होता क्या है इसमें, आइए देखते हैं। it is due to it is due to जीन म्यूटेशन। क्या बेटा? जीन म्यूटेशन। अब किसी जीन में म्यूटेशन हो जाएगा, और जीन म्यूटेशन होने की वजह से एक पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है। तो जीन, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने जहां पर भी बेटा मैं
अंडरलाइन करता हूं उन चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा कीजिए, क्योंकि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो मैंने यहां पर क्या बोला, जीन का म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। तो सर अगर जीन का म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर जीन के म्यूटेशन, अगर सिंपल सी बात है, जीन क्या करती है, जीन आपका पहले बनाएगी एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, और प्रोटीन मतलब कि यहां पर किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। मैंने क्या बोला बेटा, यहां पर किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। तो यहां पर जीन म्यूटेशन, सुनना बात ध्यान से, जीन म्यूटेशन होने की वजह से, जीन म्यूटेशन होने की वजह से यहां पर एक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एंजाइम डेफिशिएंसी, ठीक है। तो सर अब अपने को यह बताइए कि सर ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि यहां पर डेफिशिएंट हो जाएगा, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। मैंने क्या बोला बेटा, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। क्या बोला बेटा मैंने, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। तो सर ये एंजाइम कहता क्या है, दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुनना बात ध्यान से, बी एंड टी लिम्फोसाइट मैचुरेशन, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरे, ऐसे लिख देता हूं, मैचुरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या, ठीक बच्चों। तो मैंने क्या बोला कि एससीआईडी में क्या हुआ, इसको मैंने क्या बोला, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बोला। बिल्कुल सही बात है, इट इज ड्यू टू जीन म्यूटेशन, जीन में म्यूटेशन हुआ। अगर जीन में म्यूटेशन हो गया तो किसी एंजाइम की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, और किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई, कौन सा एंजाइम, एडिनोसिन डीएमिनेज। और ये एंजाइम कहता क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। और अगर मान लीजिए बी एंड टी लिम्फोसाइट का अगर मैचुरेशन ही नहीं हो पाएगा तो क्या ये फंक्शनल होंगी बेटा, बिल्कुल नहीं फंक्शनल होंगी। और अगर ये फंक्शनल नहीं होंगी तो किसी पर्सन में अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या वो इम्यूनो डेफिशिएंट नहीं हो जाएगा, मतलब उसमें जो उसका इम्यून सिस्टम होगा क्या वो कमजोर नहीं होगा। और अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो क्या वो रोगों से लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा। तो इन दिस डिजीज पर्सन डाइज एट अर्ली स्टेजेस। इसमें जो ये होता है बेटा, इसमें पर्सन जो होता है, जो भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है, वो अपने अर्ली एजेस में ही मर जाता है। पर्सन डाइज एट अर्ली स्टेजेस, ठीक है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। यहां पे लिख देता हूं, पर्सन डाइज एट अर्ली स्टेजेस, पर्सन डाइज एट अर्ली स्टेजेस। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये मुझे लगता है अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बच्चों मैंने यहां पर क्या बोला, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट में अब मुझे क्या देखना है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखो यहां पर देखो, नाम में ही काम है बेटा, नाम में ही है, ठीक है। अब नाम में क्या है कि एक्वायर्ड मतलब इसको हम अपने जीवन के कार्यकाल में प्राप्त करेंगे, एक्वायर करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये एक हेरिडिटिकल डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। आ गई, क्योंकि ये यहां पे क्या लिखा है, एक्वायर्ड। लेकिन इसमें भी इम्यूनो डेफिशिएंसी हो रही है, लेकिन बेटा यहां पर क्या है, सिंड्रोम है। और सिंड्रोम का मतलब होता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। यहां पर बेटा देयर आर लॉट्स ऑफ
साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे और बहुत सारी चीजों की होने की वजह से ये बेटा डिजीज ना होके क्या हो जाएगा, सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पहले तो इसका कॉज लिख देते हैं बेटा, कॉज, कॉज, कॉज ड्यू टू, ड्यू टू, अच्छा ये एक इन्फेक्शियस डिजीज होगी क्या बेटा, क्या ये एक इन्फेक्शियस डिजीज होगी, हाँ एड्स इन्फेक्शियस डिजीज होगी, लेकिन ये नॉन इन्फेक्शियस होगी। ठीक है, चलिए तो कॉज ड्यू टू HIV। ठीक है, किससे हुआ है बेटा, आपका HIV वायरस से हुआ है, ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ठीक, इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें होगा क्या, इसमें अपन देख लेते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय, कैरेक्टराइज्ड बाय significantly decreases in the number of T helper cell। T helper cell का नंबर बेटा इसमें सिग्निफिकेंटली क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कैरेक्टराइज बाय सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेस इन नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, CD4 लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा, CD4 लिम्फोसाइट। तो ये वाला पॉइंट भी अपने को समझ में आ गया। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल CD4 काउंट की बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तो वो होता है 500 टू 1500 सेल्स पर क्यूबिक mm। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर एड्स में, तो ये सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो सकता है बेटा, और ये इसका नंबर आ सकता है आपका लेस देन 200 सेल पर क्यूबिक mm, जो कि बहुत ज्यादा कम नंबर होता है। ठीक है, चलिए तो वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों डिजीज आपको अब समझ में आ गई होगी, इसमें क्या हुआ और इसमें क्या हुआ। अब हमको आज की पूरी क्लास में पढ़ना क्या है बेटा, इस डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है, एड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये एक बार आप स्लाइड देखिए, फिर मैं और आगे आकर आपको आगे का पूरा बताना स्टार्ट करता हूं। ठीक बच्चों, चलिए चलिए बेटा, तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो अब हम और आगे चलते हैं, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के बेसिक चीजें। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि एड्स को हम लोग क्या इसका फुल फॉर्म है, ये हमने देख लिया, और इसको स्लिम डिजीज भी बोलते हैं। स्लिम डिजीज क्यों बोलते हैं, अभी कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बेटा वेट लॉस हो जाता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लिम डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एजेंट की, कि एजेंट क्या होगा। आ गई बात समझ में बेटा, तो इसका जो एजेंट है वो क्या है बेटा, आपका HIV वायरस, मतलब कि HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है इसका एजेंट। ठीक है, और ये याद रखिएगा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक को हम लोग बोलते हैं बेटा HIV1 फर्स्ट। ठीक है, और एक होता है बेटा आपका HIV2। ठीक है, एक HIV1 और एक HIV2। HIV1 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मोस्ट कॉमन इन इंडिया, मोस्ट कॉमन इन इंडिया, मोस्ट कॉमन इन इंडिया। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया, मोस्ट कॉमन इन इंडिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट
द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज्यादा वर्ल्ड में यही वाला फैला हुआ है बेटा। आ गई बात समझ में? ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं HIV-2 को, तो ये मेनली बेटा वेस्ट अफ्रीका में ज्यादा देखने को मिलता है। वेस्ट अफ्रीका में ज्यादा देखने को मिलता है। ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। अब सुनना बात है, थोड़ी सी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ये बेटा सबसे पहले ये डिटेक्ट हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1981 में। 1981 में, ध्यान रखना बेटा, मैंने क्या बोला? 1981 में ये सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था इन होमोसेक्सुअल पार्टनर। क्या बोला बेटा मैंने? इन होमोसेक्सुअल पार्टनर, होमोसेक्सुअल पार्टनर्स में ये डिटेक्ट हुआ था। ठीक बच्चों, और इसीलिए शुरुआत में इसको ग्रिड बोला गया था। शुरुआत में क्या बोला गया था बेटा? इसको ग्रिड, 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 GRID, शुरुआत में इसको ग्रिड बोला गया। गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी, क्या बोला गया था बेटा इसको? गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी, क्योंकि ये सबसे पहले होमोसेक्सुअल पार्टनर्स में देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन बाद में ग्रिड को हटा लिया गया, क्योंकि ये हेटेरोसेक्सुअल पार्टनर्स में भी देखने को मिलने लगा, इसलिए फिर ग्रिड का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सबसे पहले 1986 में, 1986 में ये इंडिया में डिटेक्ट हुआ था। 1986 में बेटा ये डिटेक्ट हुआ था इंडिया में, और इंडिया में भी अगर हम बात करें तो चेन्नई में सबसे पहले बेटा क्या हुआ था? डिस्कवर हुआ था। तो ये वाली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हिस्ट्री को लेकर, जो कि मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं, सुनना बेटा पूरी बात। अगर हमने बात की है HIV की, किसकी बात की है बेटा? HIV वायरस की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर और बता रहा हूं आपको, कि ये जो होता है, इसका जो जीनस होता है वो लेंटी वायरस होता है। लेंटी वायरस जीनस। ठीक है, ये क्या है बेटा? इसका जीनस। और अगर हम इसके फैमिली की बात करते हैं तो ये रेट्रोवेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। रेट्रोविरिडी फैमिली, रेट्रोवेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसीलिए अब HIV वायरस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? रेट्रो वायरस। ठीक है, तो इसीलिए अब मैंने यहां पर, क्योंकि ये चीज मैंने वहां पर नहीं बताई थी, इसलिए मैंने वहां पर HIV को हम लोग रेट्रो वायरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस। और रेट्रो वायरस में होता क्या है बेटा? रेट्रो वायरसेस में होता क्या है कि यहां पर जो इनका न्यूक्लिक एसिड होता है, जो न्यूक्लिक एसिड मटेरियल जो होता है बेटा, वो क्या होता है आपका? सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी कि ये HIV वायरस HIV-1 HIV-2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कहां कहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, और ये रेट्रो वायरसेस क्या होते हैं? लेंटी वायरस क्या है आपका? जीनस, और रेट्रोविरिडी इसकी क्या है बेटा? फैमिली है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये रेट्रो वायरसेस क्या होते हैं? जिसमें जो आपका जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो क्या होगा? आपका RNA होगा। ठीक है, वो भी याद रखिएगा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से इसका स्ट्रक्चर देख सकता हूं। तो आइए बेटा, अब हम लोग इसका क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। तो मैंने यहां पर आपका टाइम बचाने के लिए मैंने यहां पर पहले से ही इस स्ट्रक्चर को पहले से ही बना रखा है। ठीक है, तो अगर हम वायरस की बात करते हैं बेटा, अगर हम वायरस की बात करते हैं तो दो चीजों के बारे में तो हम बात करेंगे ही ना बेटा। अगर हम वायरस की बात कर रहे हैं तो हम इसमें दो चीजों के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है, पहला जो हम बात करेंगे, सुनना बात ध्यान से, पहला जो हम बात करेंगे वो हम लोग एनवेलप के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? आपका एनवेलप के बारे में बात करेंगे। एनवेलप। ठीक है, और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे, दूसरा जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे कैप्सिड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा?
कैप्सिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए थोड़ा सा हम लोग इधर देखते हैं। जो ये वाला पॉइंट है बेटा, जो व्हाइट कलर से है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है इसका बेटा, क्या होगा बताइए? यही सिंपल सी बात है बेटा, ये इसका एनवेलप होगा। एनवेलप आ गई बात समझ में? और एनवेलप पे बेटा मुझे दो तरह के यहां पर प्रोटीन देख रहे हैं, ग्लाइको प्रोटीन। एक्चुअली मुझे प्रोटीन ना बोल के ग्लाइको प्रोटीन बोलना चाहिए। याद रखिएगा कि जो मैंने रेड कलर से बनाया है बेटा, जो मैंने रेड कलर से बनाया है, इसको मैं बोलने वाला हूं, इसको मैं बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना, इसको मैं बोलूंगा जीपी, जीपी 120। क्या बोलूंगा बेटा? जीपी 120। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं तो ये और ये दोनों क्या है बेटा? आपके कैप्सिड हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है बेटा? आपके कैप्सिड हैं। ये जो मैं बता रहा हूं बेटा, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा प्रोटीन 17। क्या बोलूंगा बेटा? प्रोटीन 17। और ये आपका क्या है? मैट्रिक्स कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। ठीक है, और जो मैंने येलो कलर से बना रखा है, इसको मैं बोलूंगा पी। ठीक बच्चों, ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या बेटा? अगर आपको इतना समझ में आ रहा है, अगर इतना समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है, प्यास लग गई थी धीरे से, ठीक है, चलिए तो मैंने क्या बोला, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका P24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? P24। और अगर हम P24 के बारे में बात कर रहे हैं, सुनना बात ध्यान से, तो ये भी क्या है आपका? ये कैप्सिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? आपका कैप्सिड। कैप्सिड तो दोनों ही है, ठीक है, ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो ये जो मैंने बना रखा है बेटा, अब ध्यान से सुनना, ये है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। मैंने क्या बोला बेटा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, ध्यान रखना, जो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं, इसकी 2 कॉपीज होती हैं, 2 कॉपीज। आ गई बात समझ में? एक ये और एक ये। ठीक, ठीक है, चलिए अब अगर 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज ध्यान रखना कि इसके साथ जुड़ा होता है आपका 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो मैंने ये बना रखा है बेटा। ठीक है, तो सब चीजों को मैं कलर जैसे मैंने किया हुआ है उसी कलर से मैं यहां पर सब चीजों को मेंशन करते जा रहा हूं। ये है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या बोला बेटा मैंने? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसको मैंने यहां पर ये मार्क इसलिए किया बेटा क्योंकि आपको याद रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी भी बेटा 2 कॉपीज हैं, 2 कॉपीज हैं। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलिए और 2 एंजाइम मुझे और दिख रहे हैं, 2 एंजाइम बेटा मुझे और दिख रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं ये, तो ये है बेटा आपका इंटीग्रेज। कौन सा एंजाइम है बेटा? आपका इंटीग्रेज। ठीक है, और एक जो मैंने रेड कलर से बना रखा है, इसको मैं बोलूंगा प्रोटीएज। क्या बोलूंगा बेटा? प्रोटीएज। आ गई बात समझ में? ठीक बच्चों, तो देखो यहां पे कोई दिक्कत हो रही है क्या आपको? कोई दिक्कत हो रही है क्या यहां पर कि कोई भी चीजें, सब चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आपको ये चीजें पूरी समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, चलिए तो मैंने लगता है सब चीजें, अच्छा ये एक चीज रह गई, एक चीज रह गई, एक चीज रह गई बेटा। ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये है आपका GP41, GP41।
41। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो इसको मैं कैप्सिड ना बोल के अगर मैं इसको कोर बोलूं, क्या बोलूं बेटा? कोर। कोर बोलना ज्यादा सही रहेगा। ठीक बच्चों, तो ये है आपका क्या? कोर। और कोर में आपकी दो चीजें होंगी बेटा, कोर में आपकी दो चीजें होंगी। एक तो क्या है आपका ये P17 मैट्रिक्स, ठीक है, P17 मैट्रिक्स है, आ गई बात समझ में? और एक है आपका P24 कैप्सिड, P24 कैप्सिड है। आ गई बात समझ में बेटा? ठीक है, P फॉर प्रोटीन। ठीक है, चलिए अब अगर हम एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं तो यहां पर 3 एंजाइम्स मैंने बताया बेटा। आपको एंजाइम्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं, आपको एंजाइम्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि यही एंजाइम्स आपसे पूछेगा भी बेटा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे 3 एंजाइम मैंने लिखे बेटा, बताइए कौन कौन से? एक तो मैंने बोला जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जिसको मैं बोलूंगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज याद रखिएगा, इसकी 2 कॉपीज हैं, ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरा है बेटा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया क्या बेटा? इंटीग्रेज। ये दूसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, अभी यूज करूंगा इसको कैसे देखेंगे अभी। और थर्ड अगर हम बात करते हैं बेटा तो प्रोटीएज। ठीक है, प्रोटीएज। ये वाला एंजाइम अगर आप भूल भी जाओगे तो मैं काम चला लूंगा, लेकिन ऊपर के 2 एंजाइम आपको याद रखने ही हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ HIV। तो ये क्या हो गया बेटा? आपका एनवेलप। और ये वाला पूरा पॉइंट क्या हो गया? कोर। और कोर में मैंने 2 चीजें बताई, एक मैंने बताया P17 जो कि मैट्रिक्स होगा, और कैप्सिड। ठीक है, और अगर कैप्सिड की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा तो उसी में क्या होगा? आपके एंजाइम भरे होंगे, और क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है आपका? सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ठीक है, जिसकी 2 कॉपीज होंगी। तो ये पूरा पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। ठीक, तो मैंने कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट बात की, फिर मैंने बात किया स्ट्रक्चर ऑफ HIV की। अब जो मैं बेसिकली बात करूंगा, अब जो मैं बेसिकली बात करूंगा वो मैं बात करूंगा बेटा क्या? देखो, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वायरल इंफेक्शन। ठीक है, अगर मैं एक HIV वायरस की बात ना करके किसी ऐसे वायरस की बात करता हूं जो कि अदर वायरसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते रहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो सबसे पहले इस चीज को मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक आपके रिवीजन के तौर पे मैं इसको फटाफट इसको आपको बता देता हूं। ठीक है, तो मुझे बताइए कि अगर कोई भी वायरस, मान लीजिए अगर कोई भी वायरस मान लीजिए एंटर किया, ये आपका वायरस है। ठीक है बच्चे, और ये एंटर किया, मान लीजिए सपोज कीजिए कुछ भी, इसके सरफेस पर मैं कुछ भी लगा देता हूं, जैसे कि ये प्रोटीन्स लगा दिए। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया बेटा? वायरस बन गया। ठीक, अब ये वायरस इन्फेक्ट करेगा किसी पर्सन को, ये वायरस इन्फेक्ट करेगा, मतलब एंटर करेगा, और एंटर करने को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किया, ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? अब अगर इन्फेक्शन किया तो ये वायरस अब कहां पहुंच जाएगा? इससे कौन इंटरेक्ट करेगा? बताइए मुझे नहीं पता, आप बताइए कौन इंटरेक्ट करेगा? इससे इंटरेक्ट करेगा आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल होती है, बताओ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं उसका नाम क्या है आपका? मैक्रोफेज। तो मान लीजिए ये मैंने क्या बना दिया? मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैक्रोफेज का जो आपका क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब क्या हो गया? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इस वायरस को इनगल्फ करेगी, फैगोसाइटोसिस करेगी, और फैगोसाइटोसिस करने के बाद ये मैंने क्या बना दिया है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज।
ध्यान रखना पूरी बात, ठीक है। और अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैक्रोफेज के सरफेस पर, मैक्रोफेज के सरफेस पर क्या होता है, एक रिसेप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं MHC2। क्या बोलते हैं बेटा, MHC2, है ना। याद रखिएगा, जैसे कि मैं एक बहुत ये एकदम पहली बार आपको मैं बता रहा हूं कि मैक्रोफेज के ऊपर भी CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाएंगे मैक्रोफेज और CD4 सेल्स में, ठीक है, जो कि टी हेल्पर सेल्स होती हैं। इसीलिए मैं आपको बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये मैक्रोफेज हुआ। अब इसमें क्या हुआ बेटा, फैगोसाइटोसिस हुई। ये वाला पॉइंट समझ में आया मुझे कि ये क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा। और फैगोसाइटोसिस करने के बाद एंटीजन को अपने सरफेस पर क्या करेगा बेटा, प्रेजेंट करेगा। एंटीजन प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस, ऑन देयर, ये चीजें मैं बता चुका हूं बेटा। मैं वापस से इसलिए क्योंकि जब मैं पैथोजेनिसिटी आपको बताऊंगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एंटीजन प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस, और सरफेस पर प्रेजेंट करके ये किससे इंटरेक्ट करेगी, टी हेल्पर सेल से, ठीक है। तो अब यहां पर इंटरेक्शन किससे होगा आपका, टी हेल्पर सेल से। ठीक, यहां तक कोई डाउट बेटा, मुझे बताइए यहां तक कोई डाउट क्या। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं आना चाहिए। टी हेल्पर सेल से जब इंटरेक्ट करेगी तो टी हेल्पर सेल डिफरेंशिएट होगी, टी हेल्पर सेल डिफरेंशिएट होगी। एक तो ये टी हेल्पर सेल डिफरेंशिएट होके टी किलर या टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी किलर सेल्स, और एक क्या बनाएगी बेटा आपकी, टी मेमोरी सेल्स। आगे बात समझ में। और ये टी हेल्पर सेल्स क्या करेंगी, बी सेल को, बी सेल से इंटरेक्ट करेंगी, अरे है कि नहीं। ये क्या करेंगी, बी सेल से, बी लिम्फोसाइट से बी लिम्फोसाइट को क्या करेंगी, बताओ बच्चा फटाफट, इंटरेक्ट करेंगी। ये बी लिम्फोसाइट्स को क्या करेंगे, फिर एक्टिवेट करेंगी। और जब ये बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएगी तो एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएगी आपकी, एंटीबॉडीज। ये भी मुझे पता है, तो बन गई एंटीबॉडीज। ये सारी चीजें बेटा हम पहले से पढ़ चुके हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले की चीज है। कोई भी अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो ये चीज बहुत कॉमन होगी, ये हर 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 बार होगा ये, ठीक है। लेकिन एचआईवी की वायरस के केस में अपोजिट होगा। लेकिन एचआईवी वायरस के केस में क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा। कैसे होगा वो हम देख लेंगे। तो मैंने क्या बोला, इन्फेक्शन हुआ, अच्छा ये वायरस है, ये लिख देता हूं वायरस, पता नहीं क्या समझ जाओगे तुम लोग। ठीक, क्या हुआ, एंटर किया मतलब इन्फेक्शन हो गया। और इसका इंटरेक्शन किससे होगा, फिर एंटीजन प्रेंटिक सेल से। और ये एंटीजन प्रेंटिक सेल्स आपकी मैक्रोफेज है, इसको इसके अंदर फैगोसाइटोसिस होगी। उसके बाद एंटीजन को ये अपने सरफेस पर प्रेजेंट करेगी, ये लेके जाएगी लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में इसका सामना होगा टी हेल्पर सेल में। टी हेल्पर सेल डिफरेंशिएट होकर बनाएगी टी किलर और टी मेमोरी सेल्स, जो कि और डिस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ टी हेल्पर सेल एक्टिवेट करेगी बी लिम्फोसाइट की, एक्टिवेट्स, लिख देता हूं, एक्टिवेट्स बी लिम्फोसाइट। अब ये बी लिम्फोसाइट किसको एक्टिवेट कर, बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट्स इनटू, बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल विच फॉर्म एंटीबॉडीज। और फिर ये क्या करेगा, इसको, यही एंटीबॉडीज इसको क्या करेंगी, किल करेंगी। आगे बात समझ में। और प्लाज्मा सेल याद रखिएगा बी मेमोरी भी बनाती है, तो इसकी मेमोरी भी स्टोर कर लेगी। तो ये वाला पॉइंट बेटा मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं बेटा कि मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैं एचआईवी वायरस के केस में बात करता हूं तो एचआईवी वायरस के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डिफरेंट चीजें होगी। अब वो डिफरेंट कैसे होगा आइए देखते हैं। बिल्कुल इजी है बेटा, आपके एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ एकदम इजी है, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको और एलोबरेटिव फॉर्म में
पढ़ा रहा हूं। ठीक बच्चों, तो मैं क्या करता हूं कि आपका टाइम बचाने के लिए पहले से ही कुछ सेल बना लेता हूं ताकि फटाफट चीजें आपको मैं बस बनाकर आपको समझा दूं। ठीक बच्चों, चलिए चलो बच्चों, तो मैंने आपका थोड़ा सा समय बचा लिया इस डायग्राम को पहले से बनाकर, ताकि हर चीज आपके दिमाग में बस जाए। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि ये नॉर्मल जो कोई अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं पैथोजेनिसिटी ऑफ एचआईवी वायरस, तो ये है बेटा आपका एचआईवी वायरस, ये है आपका जीपी 120। क्या है बेटा? ये आपका जीपी 120। और याद रखिएगा जो जीपी 120 होता है बेटा, मैक्रोफेज के ऊपर जो CD4 जो रिसेप्टर होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मैक्रोफेज के ऊपर जो CD4 रिसेप्टर होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब उससे जाकर क्या कर जाएगा? ये अटैच कर जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बुरा ना माने, वैसे मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसे ही अगर यहां पर कि ये कोई रिसेप्टर आप लिख लीजिए, ताकि नहीं, क्योंकि मैं CD4 अगर लिख दूंगा तो यहां पर आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं यहां पर रिसेप्टर लिख देता हूं कि मैक्रोफेज के ऊपर एक रिसेप्टर है जो कि इस वायरस के जीपी 120 से क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। अब जैसे ही ये जुड़ेगा बेटा, ये अपने अंदर जो भी न्यूक्लिक एसिड और जो भी एंजाइम्स है उसको इनकॉर्पोरेट कर देगा इनटू द होस्ट सेल, एंड दैट सेल इज मैक्रोफेज। ठीक है, तो एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड इनकॉर्पोरेटेड इनटू मैक्रोफेजेस। ये वाला पॉइंट मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, या इंट्रोड्यूस। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड ना लिख के मैं SSRNA लिख देता हूं, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक बच्चों, तो मैंने क्या बोला? SSRNA and enzymes are introduced into the मैक्रोफेजेस, मतलब कि ये मैक्रोफेजेस में इसको ये डाल देगा। ठीक बच्चों, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे ही अब देखो यहां पर जब इनकॉर्प एनवेलप बाहर आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा क्या होता है, जितने भी वायरसेस होते हैं वो अपने जो भी न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम्स होते हैं उसको डाल देते हैं और एनवेलप बाहर ही रह जाता है। ठीक है, तो एनवेलप बाहर रह गया और सिंगल स्टैंडर्ड RNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और इंटीग्रेस इसके अंदर आ गया। ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब होगा क्या कि अब ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA मैक्रोफेज में पहुंचकर with the help of reverse transcriptase forms complementary DNA, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है? यहां पर हो रहा है बेटा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है आपका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है बेटा? आपका कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट्री DNA। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA किसका है? आपका इसी वायरस का है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा? ये मैक्रोफेज का क्या होगा? खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा, खुद का DNA होगा। अब ये उसकी तरफ मूव करेगा। जब मूव करेगा तो अब ये क्या करेगा? जितने भी बहुत सारी कॉपीज जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA की बनी रहेंगी वो इंटीग्रेस की हेल्प से, इंटीग्रेस एंजाइम की हेल्प से इसके DNA में क्या करेगा? इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेस एंजाइम, कॉम्प्लीमेंट्री DNA incorporates into the जेनेटिक मटेरियल ऑफ मैक्रोफेजेस। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, तो जब इंटीग्रेस की हेल्प से बेटा जब इनकॉर्पोरेट हो जाएगा किसके अंदर? इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा? देखो यहां पर एक तो स्टैंड किसका है? एक स्टैंड किसका है? मैक्रोफेज का। और एक स्टैंड किसका है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री DNA का। अब ये अपने अकॉर्डिंग क्या बनाएगा बेटा? RNA बनवाएगा। तो इस DNA से अब हम लोग क्या बनाएंगे? RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। और उसके बाद क्या बनवाएंगे? उसके जो ऊपर जो मैसेज लिखा होगा उसकी हेल्प से मैं क्या बनवा लूंगा? एनवेलप। ठीक है, तो मैंने यहां पर
मैंने यहां पर क्या लिखना है कि विद द हेल्प ऑफ with the help of integrase enzyme complementary DNA incorporates इनटू बेटा किससे इनकॉर्पोरेट कर रहा है, इनटू होस्ट सेल, इनटू होस्ट डीएनए। और होस्ट डीएनए क्या है बेटा, मैक्रोफेज का तो डीएनए है ना। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, अब वेरियस कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आर फॉर्म, वेरियस कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आर फॉर्म, वेरियस copies of single stranded RNA, various copies of single stranded RNA are formed, then after मैसेज जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा बेटा, बताइए, एनवेलप फॉर्म्ड। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एनवेलप बन गया। अब जितना भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहेगा बेटा वो एनवेलप में आता जाएगा और फिर क्या बन जाएंगे, न्यूली फॉर्म्ड वायरियॉन्स। न्यूली फॉर्म्ड, अब जो नए वायरसेस बनेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वायरियॉन्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बन गए, न्यू वायरियॉन्स। आ गई बच्चे बात समझ में, ठीक है। अगर इतना बात समझ में आ गया तो मैं और आगे चल सकता हूं। और न्यूली फॉर्म्ड वायरियॉन्स आर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मार्क माय वर्ड, न्यूली फॉर्म्ड वायरियॉन्स आर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एक चीज और मैं यहां पर बेटा बताना चाहता हूं आपको कि ये जो न्यू वायरियॉन्स हैं, जब ये रिलीज हो रहे होंगे तो मैक्रोफेज बस्ट नहीं होगी, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में कुछ टाइम में ये हो सकता है कि ये बस्ट हो जाए, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग अभी यहां पर बस्ट नहीं देखेंगे। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा ये बस्ट नहीं होता। और देखो यहां पर मैक्रोफेज में क्या बन रहा है, न्यू वायरियॉन्स। दैट्स व्हाई मैक्रोफेज एक्ट एज ए एचआईवी फैक्ट्री, दैट्स व्हाई मैक्रोफेज एक्ट एज ए एचआईवी फैक्ट्री। मैक्रोफेज act as a HIV फैक्ट्री। तो याद रखना, मैक्रोफेज को बोल रहे हैं एचआईवी फैक्ट्री, मैक्रोफेज को बोल रहे हैं एचआईवी फैक्ट्री। मार्क माय वर्ड बच्चों, ये जो मैं जो डब्बे बनाता हूं बेटा वो आपके सहूलियत के बनाता हूं, आपकी आप उन डब्बों को कम से कम याद रखें। तो मैक्रोफेज एक्ट एज ए एचआईवी फैक्ट्री, ठीक है। और न्यू वायरियॉन्स आर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, न्यू वायरियॉन्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाएंगे बेटा, ये रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। देन आफ्टर रिलीज होने के बाद, अब ये जो वायरियॉन्स है, न्यूली फॉर्म जो वायरियॉन्स हैं, ये रिलीज होने के बाद दे विल इन्फेक्ट टी हेल्पर सेल, दे विल इनफैक्ट टी हेल्पर सेल। मुझे समझ में आ रहा है, पूरा पैथोजेनेसिस मुझे समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। मैं आपको इसलिए इतना ज्यादा, क्योंकि देखो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ ये चीज, लेकिन मैंने स्टेप वाइज आपको बता दिया कि कैसे कैसे चीजें हुई होंगी, ठीक है। ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो कि किस तरीके से एचआईवी इंफेक्शन हमारे अंदर बढ़ रहा होगा। आ गई बच्चे बात समझ में। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि न्यू वायरियॉन्स
new virions will infect T helper cell. T helper cell. T helper cells. आ गई बात समझ में? न्यू वेरिएंट्स will infect T helper cell and repeat the same cycle and repeat जो साइकिल मैक्रोफेज में चली थी बेटा वही साइकिल अब किसके अंदर चलेगी? टी हेल्पर सेल के अंदर. न्यू repeat the same cycle as मैक्रोफेज, जैसे कि मैक्रोफेज में हुआ था. आ गई बात समझ में? लेकिन यहां पर जो एक लास्ट चीज जो होगी वो अलग होगी. यहां पर टी हेल्पर सेल विल रप्चर. टी हेल्पर cells will rupture. ठीक है? And new virions after that new virions are released into the blood stream. मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? तो मुझे लगता है ये जो चीज मैंने आपको बताया पैथोजेनेसिस में ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा. ये पूरा साइकिल आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज समझ में आ गई होगी. याद रखिएगा ये क्या है? GP120 और GP120 रिसेप्टर जो कि बेटा क्या है? किसके ऊपर प्रेजेंट है बेटा? आपके HIV वायरस के ऊपर प्रेजेंट है. और ये मैक्रोफेज के ऊपर बेटा क्या होता है? एक आपका ध्यान रखिएगा, एक आपका रिसेप्टर होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है. एक्चुअली वो CD4 होता है, लेकिन आपको याद नहीं रख सकते क्योंकि आप टी हेल्पर सेल से फिर कंफ्यूज कर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों. इसलिए याद रखिएगा कि मैक्रोफेज के ऊपर एक रिसेप्टर होगा जो कि GP120 जो कि GP120 का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री. GP120 का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है? एनवलप बाहर रह जाएगा. सिंगल स्ट्रैंडेड RNA किसके अंदर आ जाएगा? मैक्रोफेज के अंदर आ जाएगा. फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या हो जाएगा बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनेगा. कॉम्प्लीमेंट्री DNA आपका मैक्रोफेज का जो DNA होगा उससे इनकॉर्पोरेट कर जाएगा और फिर उसकी मशीनरी को कैप्चर कर लेगा और अपने अकॉर्डिंग क्या बनाएगा? RNA. और RNA के बाद फिर जो उसमें मैसेज लिखा होगा उससे क्या बन जाएगा? प्रोटीन. प्रोटीन का मतलब क्या है? एनवेलप. और एनवेलप याद रखिएगा फिर उसमें जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है उसमें भर दिए जाएंगे. और फिर याद रखिएगा यहां पर मैक्रोफेज रप्चर नहीं हुई है. आ गई बात समझ में? ठीक है? और इसीलिए मैक्रोफेज एक्ट एज ए HIV फैक्ट्री एंड न्यू वायरियंस आर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड देन दे विल इन्फेक्ट टी हेल्पर सेल एंड सेम साइकिल विल रिपीट, है ना? और फिर टी हेल्पर सेल भी क्या बनाएंगी? न्यू वायरियंस बनाएंगी. लेकिन वहां और यहां पर मतलब डिफरेंस क्या रहेगा बेटा? कि यहां पर मैक्रोफेज रप्चर नहीं हुई है लेकिन वहां पर टी हेल्पर सेल रप्चर हो गई है. ये वाला डायग्राम देखिए बेटा. फिर मैं और आगे चलता हूं बच्चों. ठीक बच्चों, अब देखो ये जो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है? अब देखो यही सेम चीज मैंने यहां पर बोलना है. देखो ध्यान से सुनना. रेट्रोवायरस था, वायरल RNA कोड था इसके अंदर. ठीक है? और क्या था? वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया बेटा. वायरल RNA इंट्रोड्यूस इनटू सेल, मतलब कि RNA किसके अंदर आ गया बेटा? आपके सेल के अंदर आ गया. और फिर ये क्या? वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ये बेटा क्या बन गया? आपका DNA बन गया. अब ये वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम.
वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम, जो कि मैंने आपको बताया था। अब डीएनए यहां पर इनकॉर्पोरेट कर गया, फिर क्या हुआ, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल्स। ये जो इन्फेक्टेड सेल्स है इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस किया, और उसके बाद फिर क्या, न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस। उसके बाद क्या एनवेलप बना होगा, और उसके बाद क्या हो गया बेटा, न्यू वायरसेस आर, न्यू वायरियंस आर फॉर्म, न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स, न्यू वायरसेस इन्फेक्ट कैन अदर सेल। और अदर सेल्स में क्या आएगा बेटा, आपका टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेज को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव while viruses being replicated and released. Infected cell can survive. Can survive का मतलब क्या है कि रप्चर नहीं हुई है। यही चीज मैं आपको बार बार बता रहा था कि can survive, यहां पे साफ साफ लिखा है infected cell can survive while viruses are being replicated and released। मतलब कि जब वो replicate कर रहे थे और रिलीज कर रहे थे उस टाइम पर वो जो सेल्स थी वो क्या कर रही थी, आपकी रप्चर नहीं हुई थी। मार्क माय वर्ड्स बेटा। और इसीलिए फिर मैंने यहां पर ये वाला डायग्राम भी आपको समझा दिया कि यहां और वहां से आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर ये पैथोजेनिसिटी बेटा अगर आपको समझ में आ गई होगी तो मैं फिर बताइए और आगे चलता हूं। और अब मैं देखूंगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या देखूंगा बेटा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की किस तरीके से ये फैलता है। ठीक बच्चों, चलिए तो अगर अब हमको क्या क्या देखना है बेटा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक बच्चों, चलिए तो अब हम लोग क्या देख सकते हैं बेटा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग देखेंगे बेटा इसमें, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमको देखना है सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट, आ गई बात समझ में, पहला पॉइंट। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब अब याद रखिएगा, ये सेक्सुअल कॉन्सेप्ट करने का मतलब क्या है बेटा, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इंफेक्टेड पर्सन। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स with infected person। अगर infected person से बेटा अनप्रोटेक्टेड अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा तो ये फैलने का संभावना इसमें रहेगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये दोनों में एप्लीकेबल होगा, होमोसेक्सुअल एज वेल एज हेट्रोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल एंड हेट्रोसेक्सुअल दोनों में फैलने की संभावनाएं रहेंगी बेटा। हेट्रोसेक्सुअल, मैं अगर आपसे पूछूं एक क्वेश्चन यहीं पर, एक क्वेश्चन और पूछूं बेटा कि होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल दोनों में ज्यादा फैलने की संभावनाएं, दोनों में रहेंगी लेकिन ज्यादा अगर मैं बात करूं तो होमोसेक्सुअल में, क्योंकि क्या होगा उसमें इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक बच्चों, और बॉडी फ्लूइड्स तो ये फैल ही रहा है, तो मैंने एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे बता दिया। ठीक है, दूसरा क्या होगा बेटा, पैरेंट्रल रूट, पैरेंट्रल रूट। अब इसमें सुनना बेटा, तभी चीजें हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं पैरेंट्रल रूट की, तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेकिन क्या इन्फेक्टेड किसका ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। मतलब कि जो इन्फेक्टेड जो मान लो ब्लड रहेगा जिसकी प्रॉपर तरीके से स्किनिंग नहीं हुई है बेटा, अगर वो किसी में ट्रांसफ्यूज चढ़ा दिया जाए या कोई ब्लड जैसे कि प्लाज्मा वगैरह चढ़ा दिया जाए तो उसमें जो नॉर्मल व्यक्ति होगा उसमें वो फैल जाएगा। तो इन्फेक्टेड
इन्फेक्टेड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। इन्फेक्टेड यहां पर लिख देता हूं ताकि आप समझ में आ जाए। इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई आईवी ड्रग एब्यूजर्स जो हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं आईवी ड्रग एब्यूजर्स, आईवी ड्रग एब्यूजर्स, मैंने क्या बोला बेटा, आईवी ड्रग एब्यूजर्स, ठीक है। कैसे कैसे, क्योंकि बेटा मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, और वो साथ में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में ले रहे हैं। और मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसी को सिरिंज सेम सिरिंज किसी और ने लगा ली तो उसको भी हो जाएगा, सेम सेज किसी और ने लगा ली तो उसके भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आईवी ड्रग एब्यूजर्स। और थर्ड हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसप्लेसेंटल। ट्रांसप्लेसेंटल। और अगर हम लोग ट्रांसप्लेसेंटल की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, थ्रू प्लेसेंटा, थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू फैल सकता है, अगर कोई इन्फेक्टेड मदर हो बेटा, उसको उसके बच्चे में जा सकता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया, ठीक है। एक चीज मुझे और याद आ रही है बेटा, अच्छा, इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, वर्टिकल ट्रांसमिशन। और एक चीज और याद रखिएगा बेटा, लैक्टेशन के थ्रू भी फैल सकता है। किसके थ्रू बेटा, आपका लैक्टेशन के थ्रू। लैक्टेशन कहने का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। लैक्टेशन कहने का मतलब यह है कि इन्फेक्टेड मदर अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बेटा, ठीक है, तो इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड में ये ट्रांसमिट हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैक्टेशन। तो लैक्टेशन के थ्रू भी ये फैल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये है बेटा आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे बेटा, तो जो प्रिवेंशन वाला जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगा, वो प्रिवेंशन वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसको एक बार देखिए, फिर हम और आगे चलते हैं बेटा, देखो एक बार, ठीक है बच्चों। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो मैं अब और आगे चलता हूं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखता हूं बेटा, कि मिसकंसेप्शन क्या क्या हो सकते हैं जो कि जिससे एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। तो अगर हम उसमें बात करते हैं बेटा, तो मैंने क्या लिखा है, एड्स डू नॉट स्प्रेड थ्रू, ठीक है। एड्स किससे नहीं फैलता है, सिर्फ टच मात्र से नहीं फैल सकता बेटा। अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल कांटेक्ट की, तो फिजिकल कांटेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे नहीं फैलेगा, हगिंग से नहीं होगा, किसिंग से नहीं होगा। आप जो भी एड्स वायरस से पेशेंट जो ग्रसित है बेटा, उनके साथ अगर आप खाना शेयर करते हैं तो उससे नहीं होगा, हाथ मिलाने से नहीं होगा, मॉस्किटो बाइट से इवन नहीं होगा, कफिंग से, स्नीजिंग एटसेट्रा से नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा जब बॉडी फ्लूइड्स आपस में मिलते हैं उस टाइम पर होता है। और ये जानना हमारे लिए, क्योंकि बेटा हम एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, और बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट जब हम लोग बेटा आने वाले समय में आप डॉक्टर बनने वाले हो, तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये जानना जरूरी हो जाता है बेटा कि ये मिसकंसेप्शन जो हमारे समाज में फैले होते हैं उसको हम अवेयर रहें, और हम खुद अवेयर तो हो ही, और साथ ही साथ अपने समाज को भी इसके अवेयरनेस फैलाएं। क्योंकि बेटा देखो, जब हम लोग बेटा प्रिवेंशन पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज लिखी है, डोंट डाई विथ इग्नोरेंस। मतलब कि आप इग्नोर होके अगर डाई मतलब मरना चाहते हैं तो बात अलग है। वैसे अगर प्रिवेंशन, जब मैं एड्स का बेटा ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा तो एड्स का कोई क्योर नहीं है, एड्स का कोई क्योर नहीं है, इसीलिए ये बोला गया बेटा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी डिजीज को होने से अच्छा है उसको पहले ही प्रिवेंट कर लिया जाए, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें मैं अभी डिस्कस करूंगा, तो मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक बच्चों।
चलिए, तो यहां तक अगर समझ में आ गया बेटा, तो अब मैं और आगे चलता हूं और अब मैं देखूंगा बेटा इसका क्या, सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको बेटा मैं 3 पार्ट में बांटूंगा। किसमें बांटूंगा बेटा? 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा सिम्टम्स को, 3 पार्ट में। एक तो मैं बोलूंगा एसिम्प्टोमेटिक फेज, एसिम्प्टोमेटिक फेज। आ गई बात समझ में बेटा? दूसरा मैं बोलूंगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए क्या? एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। समझ में आएगा अभी? और लास्टली हम लोग बात करेंगे, लास्टली हम लोग एक चीज और बात करेंगे बेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज, याद रखना, फुल ब्लोन एड्स, फुल ब्लोन एड्स। अब क्योंकि बेटा हम एक अच्छे बच्चे हैं और एक अच्छे बच्चे को ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि कोई पर्सन अगर एचआईवी पॉजिटिव है, अगर कोई पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि उसको एड्स हो गया है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। हाँ सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल सही। एचआईवी पॉजिटिव होना अलग है और एड्स होना अलग है। जब जब हमको अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस दिखने लगते हैं, मैंने याद करो इसी चैप्टर की शुरुआत में आपको पढ़ाया था, अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन, ऐसे इंफेक्शन जो मौका परस्त होते हैं और मौका पाकर हमको इन्फेक्ट कर देते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बताइए? अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन। तो जब जब एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स में, जब एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स में आपको अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस दिखने लगे, एट दैट टाइम हम उसको बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारी चीजें, इंफेक्शंस एक साथ हो जाएंगे और एट दैट टाइम हम उसको बोलेंगे बेटा एड्स। तो याद रखिएगा एचआईवी पॉजिटिव अलग चीज है और एड्स अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। और मुझे लगता है एक अच्छे बच्चे को यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा तो अब हम और आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बेटा? आपका एसिम्प्टोमेटिक फेस। क्या देखेंगे बेटा? एसिम्प्टोमेटिक फेस। आइए देखते हैं। अब एक बात मैं यहां पर और बताना चाहूंगा बेटा आपको, एक बात ये बताना चाहूंगा कि अगर मैं एसिम्प्टोमेटिक फेज की बात कर रहा हूं, याद कीजिए इंक्यूबेशन पीरियड, याद कीजिए इंक्यूबेशन पीरियड। अगर मैं इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर रहा हूं तो कोई पर्सन अगर किसी पैथोजन से इन्फेक्ट होता है और सिम्टम्स जब तक उसमें अपीयर नहीं होता है, उस बिटवीन, उन इन बिटवीन, मतलब कि, मतलब मैं आज इन्फेक्ट हुआ, मान लो मुझे किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया, ठीक है, और मुझे सिम्टम्स 3 से 4 दिन के बाद अपीयर हुए, तो इन बिटवीन जो टाइम इंटरवल होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। आ गई बात समझ में? तो टाइम इंटरवल बिटवीन इंफेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ साइंस ऑफ सिम्टम्स, इसको मैंने पढ़ाया था आपको शुरुआत के जब हमने स्टार्ट की थी, इसीलिए इन चीजों को पढ़ाया था ताकि यहां पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब ध्यान रखिएगा कि एड्स में देखिए दिक्कत क्या होती है। अगर मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं बेटा, होता क्या है एड्स के पेशेंट्स में, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पर्सन को अगर ये पता चले, मान लो किसी पर्सन, कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ठीक है, और अगर विद इन 72 आवर के भीतर अगर उसको पता चलता है, तो अगर हम बेटा जाकर कुछ ऐसे इंजेक्शन आते हैं उसको लगवा लेते हैं, तो वो पूरी तरीके से क्योर हो सकता है। अब आप समझिएगा, जब मैं आपको ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा तो ये चीज आपको बताऊंगा। ठीक बच्चे, चलिए, तो अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा? एसिम्प्टोमेटिक अगर फेस की बात कर रहा हूं, तो अगर कोई पर्सन इन्फेक्ट हुआ, ठीक है, और इन्फेक्ट होने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा,
वायरल प्रोड्रोम। वायरल प्रोड्रोम। अब ये वायरल प्रोड्रोम क्या है, सुनना बात ध्यान से बेटा। जब कोई वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो मिनिमम कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स हमें अपीयर होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, जो कि बाद में ठीक हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात करूं बेटा, तो हम जब से कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो मायल्जिया हो सकता है, मसल एक हो सकता है, मायल्जिया, ठीक है। और क्या हो सकता है, पहला, हाँ, दूसरा स्नीजिंग हो सकती है, स्नीजिंग, स्नीजिंग। दूसरा थर्ड कफिंग हो सकता है, थोड़ा बहुत कफिंग हो सकता है, थोड़ा बहुत सोर थ्रोट हो सकता है बेटा, बिल्कुल सही बात। थोड़ा बहुत सोर थ्रोट भी हो सकता है, गले में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है। ये लगभग जो भी वायरस इन्फेक्ट करेगा ये सारे के सारे सिम्टम्स जनरली देखने को मिलते हैं। और क्या हो सकता है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीवर भी देखने को आपको मिल सकता है इसमें, ठीक है। माइल्ड फीवर देखने को मिलेगा, माइल्ड फीवर। आ गई बात समझ में, जिसके बाद ये ठीक हो जाएगा, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, उसके बाद ये सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। जब वायरल प्रोड्रोम के बाद बेटा सिम्टम्स क्या हो जाएंगे बेटा, आपके डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत लंबे समय तक कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे, बेटा अपीयर नहीं होंगे, ठीक है। और हाँ, हो सकता है कि पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाए, क्या हो जाए बेटा, स्वेलिंग हो जाए, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, क्या बोल सकते हैं बेटा, पूरे बॉडी में लिम्फ नोड्स का बेटा क्या हो सकता है, एनलार्जमेंट हो सकता है। लिम्फ नोड का कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे हैं, बट पूरी बॉडी में जहां जहां भी लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेलन हो सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पूरी बॉडी में जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिल सकती है। ये किस में आएगा बेटा आपका, ध्यान रखिएगा, एसिम्प्टोमेटिक फेज में। किस में आएगा बेटा, एसिम्प्टोमेटिक फेज में। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है मुझे लगता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब हम लोग इसको देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे बेटा ARC, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, आइए देखते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम लोग ARC की बात कर रहे हैं बेटा, ARC की बात कर रहे हैं, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, यहां पर एक तो स्वेलन लिम्फ नोड आपको देखने को मिलेगा ही, स्वेलन लिम्फ नोड मतलब कि लिम्फेडिनोपैथी आपको देखने को मिलेगा ही। लिम्फ नोड्स, आ गई बात समझ में बेटा। तो ये पहला पॉइंट हो गया, पूरे बॉडी में जो आपके लिम्फ नोड होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्वलन कर जाएंगे। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं बेटा बाउट्स ऑफ फीवर, बार बार बेटा थोड़े फीवर्स आते जाते रहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउट्स ऑफ फीवर, ठीक है, बाउट्स ऑफ फीवर। एक चीज मैं यहां पर और बोलना चाहूंगा बेटा, थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे लगता है आपको याद रखना चाहिए, और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अनएक्सप्लेन्ड डायरिया या डायरिया ड्यू टू अननोन कॉज। मतलब कि अगर किसी को बेटा डायरिया होता है तो हम लोग उसको अगर दवाई दे रहे हैं तो वो मिनिमम 1 से 2 हफ्ते में वो ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो 1 से 2 हफ्ता में ठीक नहीं हो रहा है, तब हमारा दिमाग कुछ ना कुछ काम करेगा कि यार ये तो इससे ठीक नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ और कॉज हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अनएक्सप्लेन्ड डायरिया, अनएक्सप्लेन्ड डायरिया। अनएक्सप्लेन्ड डायरिया, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा, प्रोलॉन्ग्ड कफ। मैंने क्या बोला, प्रोलॉन्ग्ड कफ, बहुत लंबे समय तक किसी को खांसी आती रहेगी, प्रोलॉन्ग्ड कफ। आ गई बात समझ में। और वेट लॉस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट लॉस की अगर हम बात करते हैं बेटा,
ठीक है। वेट लॉस, बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस क्या क्राइटेरिया है? अगर 10 किलो से भी ज्यादा वेट लॉस हो सकता है बेटा, 10 किलो से ज्यादा वेट लॉस अगर किसी का बहुत तेजी से हुआ है, तो हम लोग देखो ट्यूबरक्लोसिस में भी होता है एक्चुअली वेट लॉस, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, डायग्नोसिस में उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में, स्वोलन लिम्फ नोड, बाउट्स ऑफ फीवर, अनएक्सप्लेन्ड डायरिया, प्रोलॉन्ग कफ और वेट लॉस, ठीक है। वेट लॉस बेटा आपका मोर देन 10 kg तक हो सकता है, मोर देन 10 kg तक हो सकता है। ये वाला पॉइंट भी अगर आप याद रखेंगे तो रख लीजिएगा, मोर देन 10 kg तक क्या हो सकता है, आपका वेट लॉस हो सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग ARC देख लिए, तो अब हम लोग थर्ड देखेंगे बेटा, दैट इज फुल ब्लोन एड्स, और ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, फुल ब्लोन एड्स। फुल ब्लोन एड्स, आ गई बच्चे बात समझ में? ठीक है बेटा, तो फुल ब्लोन एड्स को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, कौन कौन से अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन इसमें हो सकता है। ठीक बच्चों, तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है बेटा, तो मैं क्या करता हूं कि इसको 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो और बना देता हूं, जिसमें मैं फुल ब्लोन एड्स और थोड़ा सा ट्रीटमेंट और थोड़ा सा प्रिवेंशन की बातें बेटा आपको लिख के बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हम लोग इसको, यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं बेटा। हम लोग बहुत सारी चीजें हमने आज पढ़ी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो फुल ब्लोन एड्स है, मतलब कि जो साइन एंड सिम्टम के जो मेन जो साइन एंड सिम्टम अपने को देखने वाले हैं, जिसमें अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शंस अपने को देखने को मिलेंगे बेटा, उसको मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो और बनाकर आपको वहां पर डाल दूंगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आए होंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या कहते हैं, इसी का ही पार्ट ए ये हो जाएगा, पार्ट बी मैं आपको और बनाकर बेटा 10 से 15 मिनट में इसको भी कंटिन्यूएशन में मैं डाल दूंगा हूं, ठीक बच्चों। चलिए, तो अपना ख्याल रखिए बेटा, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मुझे आशा है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स प्रॉपर तरीके से बेटा बना रहे होंगे, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।